क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन ये अलग अलग आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दिए गए हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी में मैंने आप सब लोगों को ये बातें बताई है, मैंने सिखाई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों को मैंने बताया और उनकी राजधानी के बारे में। उसी में से न्यू साउथ वेल्स, अगर न्यू साउथ वेल्स के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी कहां पे? सिडनी में। इसकी राजधानी कहां पे है? सिडनी में। क्वींसलैंड, इसकी राजधानी कहां पे? ब्रिस्बेन में। अगर हम विक्टोरिया के बारे में बात करें तो विक्टोरिया की राजधानी कहां पे है भाई? तो विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न में है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी आपको कहां पे दिखाई देगा? पर्थ में दिखाई देगा। तो आज के बाद से ये ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनके राजधानी शहर के बारे में बात करें, आप गलत नहीं करोगे। 2143 करेक्ट आंसर हो जाए। निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? आप सभी साथियों को पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा जो बाघ है वो मध्य प्रदेश में है, कतई शक नहीं है इसमें। देखिए सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सा आपके मध्य प्रदेश में नहीं है। बांधवगढ़ के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश में है। कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश में है। संजय दुबड़ी के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश में है। ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो इसके लिए कहां पे जाना पड़ेगा? तो इसके लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जाना पड़ेगा। इसके लिए कहां पे जाना पड़ेगा भाई? तो इसके लिए यूपी के बिजनौर में जाना पड़ेगा। तो यूपी के बिजनौर जिला में टोटल आपके 95 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ ये अमनगढ़ आपको दिखाई देगा। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपके एमपी में ना होकर के अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो ये आपके उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए आप साथ साथ में कुछ कुछ नई बातों को सीखते जाए। अगर हम बाल्टिक सागर के कोस्ट पर स्थित अगर हम देश के बारे में बात करें तो उसका नाम क्या आ जाता है? तो उसका नाम आ जाता है डेनमार्क। उसका नाम क्या आ जाता है? डेनमार्क। उसका नाम क्या आ जाता है? एस्टोनिया, ये देश का नाम है। ये सारे के सारे बाल्टिक सी के कोस्ट पे आपको दिखाई देंगे। फिर क्या दिखाई देंगे? फिनलैंड। फिर क्या दिखाई देंगे? फिनलैंड। फिर आपकी क्या दिखाई देंगे? लातविया। क्या दिखाई देंगे भाई? लातविया। फिर लातविया के बाद कौन सा दिखाएगा? लिथुआनिया। कौन सा दिखाई देगा? लिथुआनिया। तो ऐसे बहुत सारे देश। स्वीडन, इसके बारे में बात करें, स्वीडन। फिर किसके बारे में बात करें? तो नॉर्थ ईस्ट जर्मनी यानी जर्मनी। फिर क्या दिखाई देगा? पोलैंड। फिर क्या दिखाई देगा? रूस। ये सारे के सारे बाल्टिक सी के किनारे आपको दिखाई देंगे। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर बाल्टिक सागर क्या है? तो आप सब लोगों ने अटलांटिक ओशियन के बारे में सुना होगा। तो ये अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। ये अटलांटिक महासागर की एक ब्रांच के तौर पे आपको दिखाई देता है। अटलांटिक महासागर के एक शाखा के तौर पे दिखाई देता है, एक ब्रांच के तौर पे दिखाई देता है। और उस बाल्टिक सी का, तो ये सवाल क्या बोल रहे कि बाल्टिक सी के तट पर स्थित नहीं है। तो जो नॉर्वे की सीमा है, यानी कहने मतलब कि जो नॉर्वे की सीमा है वो टच नहीं होती। ये स्वीडन आपको दिया, स्वीडन टच होता है
लेकिन इन चारों में से नॉर्वे के कारण उत्तर क्या होगा? तो नॉर्वे के कारण स्वीडन टच करता है, ठीक है, लेकिन इन चारों में से इस नॉर्वे के ना टच करने के कारण मजबूरी में आपको उत्तर क्या मारना पड़ेगा? ये स्वीडन और नॉर्वे मारना पड़ेगा। ये स्वीडन और नॉर्वे आपको मारना पड़ेगा, कोई और विकल्प आपके पास है ही नहीं। हिमालय में एक शिखर है जिसको हम लोग कहते हैं त्रिशूल शिखर। हिमालय के उस त्रिशूल शिखर के संदर्भ में अगर आपसे बात करा जाए, उस हिमालय के त्रिशूल शिखर के बारे में आपसे बात किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले इस त्रिशूल शिखर के बारे में आप देखिए कि कहां पे स्थित है। तो इसके लिए कहां पे जाना पड़ेगा? तो वेस्टर्न कुमाऊं, आपको जाना पड़ेगा पश्चिमी कुमाऊं में। पश्चिमी कुमाऊं की जो तीन आपकी, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन, जो हिमालय, तीन हिमालय जो पर्वत चोटियां हैं, जो तीन हिमालय जो आपकी पर्वत चोटियां हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें कि तीन जो हिमालय पर्वत चोटियां हैं, उन तीनों पर्वत चोटियों का एक समूह आपको दिखाई देगा, एक ग्रुप आपको दिखाई देगा। और ये कौन समूह दिखाई देगा? तो त्रिशूल। तो जो त्रिशूल है वो त्रिशूल आपके पश्चिमी कुमाऊं की तीन अलग अलग जो हिमालय पर्वत की चोटियां हैं, उन सारी की सारी चोटियों का एक समूह है, जिसमें से एक जो पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है? त्रिशूल वन। उस पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो उस पर्वत चोटी का नाम है त्रिशूल वन। और इस त्रिशूल वन के हाइट के बारे में बात करें तो 7120 मीटर इसका हाइट दिखाई देता है। उसी तरीके से दूसरा है आपके त्रिशूल टू, उसी तरीके से तीसरा है आपके त्रिशूल थ्री, यानी त्रिशूल की इसमें तीन रेंजेस आपको दिखाई देते हैं, त्रिशूल की तीन रेंजेस आपको दिखाई देते हैं। और ये त्रिशूल जो शिखर है वो कहां पे आपको दिखाई देगा? तो उत्तराखंड का जो बागेश्वर जिला है वहां पे आपको दिखाई देगा। और यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, तो गलत बात है, क्योंकि इन तीनों चोटियों में से जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है उसकी हाइट 7120 मीटर आपकी है, उसकी हाइट 7120 मीटर है, जिसके कारण यहां पे केवल एक आंसर सही होगा। तो सही तौर पे क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। तो त्रिशूल क्या है? तो त्रिशूल आपके त्रिशूल वन, त्रिशूल टू, त्रिशूल थ्री, ये आपके तीन पर्वत चोटियों का एक समूह आपको दिखाई देगा। और उसमें से कोई भी 7500 मीटर से ज्यादा नहीं है, उससे कम है, और ये बोले कि ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपको दिखाई देता है? तो यहां पे चार नदी दी हुई है, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी। इन चारों में से अगर हम बात करें तो इन चारों में से सबसे बड़ी नदी के तौर पे ओडिशा आपको दिखाई देगी। कौन सा दिखाई देगा? ओडिशा का महानदी आपको दिखाई देगा, यह दिखाई देगा। तो इन चारों में से सबसे बड़ी नदी के तौर पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी नदी के तौर पे क्षेत्रफल के हिसाब से महानदी दिखाई देगा। अब देखो सवाल क्या बोला है भाई, सवाल क्या बोले कि बालकास झील निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है? और ये आप सब लोग इस वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। मैं सारे लोगों के रिस्पॉन्स को देखूंगा कि आप इसका उत्तर बता पाते हो कि नहीं बता। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष, कौन सा पेड़ भूमध्य सागरीय वनों में यानी जो मेडिटेरियन आपकी फॉरेस्ट होता है, उस मेडिटेरियन फॉरेस्ट में, उस भूमध्य सागरीय वनों में आपकी नहीं पाया जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इसका सही उत्तर क्या होगा,
तो भूमध्य सागरीय वनों में ओक पाया जाता है, जैतून पाया जाता है, चेस्टनट पाया जाता है। लेकिन सागौन के बारे में बात करें तो सागौन आपके नहीं पाया जाता है। ये तो सागौन कहां पे पाया जाता है, किस प्रकार के वन में? तो ये उष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। किस प्रकार के जंगलों में पाया जाता है भाई? तो ये उष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय जंगलों में ये पाया जाता है। कौन? ये जो सागौन का पेड़ है, जो सागवान का पेड़ है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे आपके भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र है जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर आपको दिखाई देगा? गोदावरी नदी के डेल्टा पर आपको स्थित दिखाई देगा। तो वो जो आपके जंगल है, वो जो आपके क्षेत्र है, वो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, वो है कोरिंगा। वो कौन सा क्षेत्र आपको दिखाई देगा? तो कोरिंगा आपको दिखाई देगा। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन से प्रांत में स्थित है? आप सब लोगों को पता होगा कि चीन के द्वारा पाकिस्तान के अंदर इस ग्वादर बंदरगाह का निर्माण करवाया गया। उसी तरीके से श्रीलंका में भी छाबाहार बंदरगाह का निर्माण करवाया जा रहा है। और आप सब लोगों को एक बात और पता होगा कि मालदीव में जो नया राष्ट्रपति बना है, उस राष्ट्रपति का चीन के साथ नजदीकी होने के कारण ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि चाइना भारत की जगह पे, मालदीव भारत की जगह पे चाइना को अपनी विदेश नीति में प्राथमिकता प्रदान करे। जो भारत को चारों तरफ से चाइना की जो घेरने की नीति है, वो कहीं ना कहीं आपके उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव देखा जा सकता है। तो जब हम इस ग्वादर पोर्ट के बारे में बात करें, इस ग्वादर पोर्ट के बारे में बात करें तो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और कौन सी सागर के तट पर आपको दिखाई देगा? तो अरब सागर के तट पर आपको दिखाई देगा। अरब सागर के पृष्ठ पर आपको दिखाई देगा। तो अरब सागर के तट पर आपको दिखाई देगा। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, जिसमें आपकी स्थित है, उसी बलूचिस्तान प्रांत में ये ग्वादर बंदरगाह की आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपकी निर्माण किया जा रहा है। और इस ग्वादर बंदरगाह को सीपीईसी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चाइना की एक तरीके से रणनीतिक आपकी पहल है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो बताया जाता है कि सीपीईसी की पहल के तौर पे ही चाइना के द्वारा पाकिस्तान में ये ग्वादर बंदरगाह को आपके निर्माण किया गया है। और साथ ही साथ बताया जाता है कि जो चाइना की पॉलिसी है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। और साथ ही साथ जो सिल्क रोड परियोजना है, समुद्री सिल्क रोड परियोजना, उसके एक कड़ी के तौर पे इस ग्वादर बंदरगाह का निर्माण आपको दिखाई दे रहा है। अफ्रीका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी झील है, जिसको आप सब लोग जानते भी होंगे, जिसको हम लोग विक्टोरिया झील के नाम से जानते हैं। ये कहां पे आपको दिखाई देगा? अफ्रीका में। क्या दिखाई देगा? विक्टोरिया झील। तो अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है? अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है भाई? तो देखो, सबसे पहली बात बोले कि ये झील 4 देशों से घिरा हुआ है। यह झील आपके 4 देशों से घिरा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात। क्यों गलत बात है? क्योंकि यह जो आपकी झील है वो देशों से घिरा हुआ है। अफ्रीका के कितने देशों से घिरा हुआ है? तो अफ्रीका के 3 देशों से घिरा हुआ है। अब आपने बोला कि सर कौन कौन से वो देश है? अगर हम उन देशों के बारे में बात करें, उन देशों के नाम बताए, तो एक कौन सा है? केनिया। दूसरा कौन सा है? तंजानिया। दूसरा कौन सा है? तंजानिया। और तीसरा कौन सा है? और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है युगांडा। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है आपके युगांडा। तो केनिया, तंजानिया और युगांडा,
इन तीनों देशों से ये अफ्रीका में ये जो आपके झील है विक्टोरिया, वो आपके दिखाई देती है। और ये जो विक्टोरिया झील है इसके बारे में समझिए कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील के तौर पे आपको दिखाई देती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील के तौर पे दिखाई देती है, पहली बात। और दूसरी बात कि दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील, दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील के तौर पे आपको दिखाई देता है। उष्णकटिबंधीय झील के तौर पे आपको दिखाई देता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, और अफ्रीका के 3 देशों से घिरा हुआ है, तंजानिया और युगांडा से घिरा हुआ है। अब आपने बोले कि चलो ठीक है सर, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं, पहली बात। अब इस सवाल बोले कि सर ये कहां पे स्थित है, तो अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, तो रिफ्ट वैली में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसी झील से उद्गम होता है, इसी झील से नील नदी का उद्गम होता है, यानी नील नदी जो है वो इसी झील से आपको निकलते हुए दिखाई देती है, इसी झील से। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आपकी लेक विक्टोरिया है वो विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो आपने बोला कि सर मीठे पानी की पहली कौन सी है, तो पहली कौन सी है उसको बोलते हैं लेक सुपेरियर। उसको पहले वाले को क्या बोलते हैं, लेक सुपेरियर कहकर के संबोधित करते हैं। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील के बारे में लेक सुपेरियर, और दूसरे नंबर पे विक्टोरिया झील के बारे में। तो सवाल क्या पूछा है कि बताइए कि सही उत्तर, तो उत्तर में कबूतर लगा के उड़ा दीजिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर आपके बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आपके बी हो जाएगा। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अलास्का के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जरूर आप लोग जानते होंगे, जरूर आप लोग सुने होंगे इसके बारे में अच्छे तरीके से। बोले कि अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन सही। तो पहला पूरा है कि ये जो अलास्का है वो यूएसए का तेल उत्पादक राज्य है, यानी यहां पे ऑयल का प्रोडक्शन होता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, एरिया वाइज अगर हम बात करें, तो ये यूएसए का क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो यूएसए का ये सबसे बड़ा राज्य है। यूएसए का ये सबसे बड़ा राज्य है, यूएसए का ये सबसे बड़ा राज्य है। इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जब हम बात करें तो ये यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा राज्य के तौर पे आपको दिखाई देता है। आपने बोला कि सर ठीक है, इन बातों को हम समझ गए, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि सर यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन के तौर पे क्या दिखाई देता है, प्रमुख व्यवसाय के तौर पे क्या दिखाई देता है, तो भाई तेल देख लीजिए। आपने बोला कि सर ठीक है, नेचुरल गैस देख लीजिए, नेचुरल गैस देख लीजिए, यानी प्राकृतिक गैस देख लीजिए। उसके बाद फिशिंग देख लीजिए, इसका मतलब है कि मछली पकड़ना देख लीजिए। ये सब देख लो भाई, ये सब देख लीजिए। ये सारी के सारी यहां के प्रमुख व्यवसाय के तौर पे दिखाई देता है। तो क्या ये शुरू से ही यूएसए का हिस्सा है, तो बोले कि नहीं। 7.2 मिलियन डॉलर, 7.2 मिलियन डॉलर में 1867 में रूसियों से अमेरिका ने इसको खरीदा था। तो दोनों के दोनों कथन सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इंडोनेशिया के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए, उत्तर पूछा जाए, तो इसका कबूतर उड़ाइए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा भाई। इंडोनेशिया के बारे में तो आप बहुत अच्छे से इंडोनेशिया के बारे में जानते होंगे, तो इसको भी आप लोग HW में लिख लीजिए और बनाइएगा और बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अब चलो भारत में नेशनल पार्क के हिसाब से बात करें, भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिसाब से बात करें, तो बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है। अगर हम इसके बारे में बात करें, बोले कि राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में, इसमें कतई कोई शक नहीं है भाई। टोटल कितने है भाई? तो टोटल आपके 12 राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई? तो टोटल आपके इसमें 12 नेशनल पार्क आपको दिखाई देगा। टोटल इसमें 12 राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखाई देगा। कहां पे भाई? मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर मान लो कि सवाल अगर पूछ दे कि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? तो सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार में है। तो अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो टोटल अंडमान निकोबार में कितने आपको दिखाई देते हैं? तो टोटल 96 आपको दिखाई देते हैं। तो टोटल कितने दिखाई देते हैं? 96। यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पार्क के हिसाब से बात करें, नेशनल पार्क के हिसाब से जब हम बात करें तो नेशनल पार्क सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 12, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिसाब से सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में, टोटल आपके 96 है। अब सवाल देखिए, प्रशांत महासागर में एक आपके द्वीप समूह है जिसको क्या बोलते हैं? गैलापागोस आइलैंड ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में बोल रहे कि कौन कौन सी कथन इसमें आपको सही दिखाई देता है। चलो भाई प्रशांत महासागर की इसके बारे में समझते हैं। बोले कि इसकी उत्पत्ति किस गतिविधि के द्वारा हुई है भाई? तो ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, कोई शक नहीं है। इसको सीधे सैल्यूट मार करके सही कर दीजिए। और दूसरा जो सवाल ये कह रहा है कि ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, तो गलत बात है। पेरू की जगह पर अगर इक्वाडोर लिख देता तो अब इसको सही मार देती, लेकिन पेरू लिख दिया। इस पेरू के चलते पूरे तरीके से आपका काम बर्बाद हो गया। अब तुरंत गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको अगर आपको देखना है तो इसको देखने के लिए पैसिफिक ओशियन में जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा? पैसिफिक ओशियन में जाना पड़ेगा। आप पहुंच गए पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन में मेडिटेरियन सी के आसपास, मेडिटेरियन सी के आसपास ये फैला हुआ आपको दिखाई देगा। मेडिटेरियन सी के पास आपका फैला हुआ, यानी ये जो आपके आइलैंड ग्रुप है ये इक्वाडोर के हिस्से के तौर पे आपको दिखाई देता है। किसके ग्रुप के तौर पे दिखाई देता है? किसके पार्ट के तौर पे दिखाई देता है? तो इक्वाडोर के हिस्से के तौर पे आपको दिखाई देता है। आपने बोले कि चलो ठीक है, यानी साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट से लगभग आपको 100 किलोमीटर के 1000 किलोमीटर के आसपास आपको दिखाई देगा। 1978 में यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आपको घोषित कर दिया। यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आपको घोषित कर दिया गया। कब? 1978 में इस गैलापागोस आइलैंड के बारे में। अब आपने बोला कि सर यहां पे हमने सुना है कि अलग अलग तरीके की यहां पे एक्वेटिक स्पीसीज पाई जाती हैं, अलग अलग तरीके की यहाँ पे जलीय प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अगर हम उन जलीय प्रजातियों के बारे में बात करें तो सर वो कौन कौन सी जलीय प्रजाति यहाँ पे आपको दिखाई देती है? तो मांटा, रे और सार्क। कौन कौन सी जलीय प्रजाति दिखाई देती है? मांटा दिखाई देता है, रे दिखाई देता है और सार्क आपको दिखाई देता है। तो तीनों के तीनों जो आपकी स्पीसीज है
ये तीनों की तीनों प्रजाति है वो आपके यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है, इस बात को आप सब लोगों को समझने की जरूरत है भाई। तो बात समझ गए, तो कहीं में भी कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था भाई। समझ में आ गया आप सब लोगों को? कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। कहीं पे भी कोई किसी को प्रॉब्लम लग रहा है तो आप लोग बता दीजिए। अगर अभी तक का पूरा प्रॉपर तरीके से बातें आपको समझ में आ गया है, शानदार तरीके से समझ में आ गया है, तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।